चलिए बच्चों, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का चौथा यूज मैं सिखाऊंगा। हम लोग बात कर रहे हैं यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस की। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग 3 यूज सीख चुके थे पिछले क्लास में। 4th यूज पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं आपको आज 4th यूजेस सिखा रहा हूं। इट डिनोट्स unfulfilled desire of anybody। देखिए क्या कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का चौथा यूज कहता है कि यह टेंस किसी व्यक्ति के अधूरे इच्छा को दर्शाता है। आपकी कुछ चाहत थी जो पूरी नहीं हो पाई, और जब चाहत पूरी नहीं होती तो बाद में आप पछताते हो, कहते हैं काश वह मेरा दोस्त होता, काश मैं मन लगाकर पढ़ा होता। बहुत तरह की बातें आप बोलते हैं। तो अधूरी इच्छा को दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग। ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कर रहा है? अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ एनीबॉडी, यानी किसी व्यक्ति के अधूरे, किसी व्यक्ति की अधूरी इच्छा किसी व्यक्ति की अधूरी इच्छा को दर्शाता है। किसी व्यक्ति की अधूरी इच्छा को यह टेंस दर्शाता है ना? यह टेंस किसी व्यक्ति की अधूरी इच्छा को दर्शाता है। अब ये अधूरी इच्छा को तो दर्शाएगा, लेकिन इसे बनाएंगे कैसे? तो रूल टू ट्रांसलेट, जिसे आप कहते हैं अनुवाद के नियम। देखिए, अनुवाद के नियम में सबसे पहले आप इफ यूज करेंगे या आई विश यूज करेंगे। कहेंगे ऐसा क्यों? इन दोनों का मतलब काश होता है। जो आप पछताते हैं ना, कहते हैं कि काश ऐश्वर्या राय मेरी पत्नी होती, काश सलमान खान मेरा पति होता, काश मोदी मेरे चाचा जी होते। तो इस तरह से जो काश आप पछतावा दर्शाया जा रहा है, उसको हम इफ या आई विश से डिनोट करते हैं। फिर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। कभी कभी ऐसा होता है कि बात में आपको मेन वर्ब नहीं मिलेगा, तो वहां पर V3 के जगह पर क्या यूज करेंगे? बीन, है ना? प्लस अदर वर्ड्स। ऐसे बनाएंगे इस तरह से, है ना? जैसे आप किसी घनिष्ठ मित्र को मिस कर रहे होते हैं तो क्या कहते हैं? काश वह आज मेरे साथ होता, है ना? क्लियर? देखिए, हमने क्या कहा कि इट डिनोट्स अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ एनीबॉडी। यह टेंस किसी व्यक्ति की अधूरी इच्छा को दर्शाता है। अधूरी इच्छा को दर्शाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ या आई विश, काश के जरिए, है ना? इसका हिंदी मीनिंग काश होता है। तो काश के लिए इंग्लिश या तो इफ या आई विश यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट प्लस हेड, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 के जगह पर आप बीन का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना?
काश बना सकते हैं, आई विश, है ना, ही हैड, यहाँ होता, यहाँ वह आज मेरे साथ होता, इसमें मेन वर्ब कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ही हैड बीन विथ मी टुडे। देखिए इसी को दूसरे तरीके से आप बना सकते हैं, इफ ही हैड बीन, यहाँ विथ मी के जगह पर सीधा आप कह सकते हैं हियर टुडे। हियर का मतलब क्या, यहाँ होता तो यहाँ होता तो आपके साथ होता, है ना, एंड इफ ही हैड बीन हियर टुडे, या आई विश ही हैड बीन विथ मी टुडे, है ना, ये दोनों ही तरीके से आप इसे बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए नोट करते चलिए। काश मैं आपको पढ़ाया होता। क्या बनाएंगे बच्चे, इफ आई हैड, देखिए पढ़ाना यहाँ तो मेन वर्ब है, तो बीन के नहीं देंगे, यहाँ पर मेन वर्ब है तो टाउट है, टाउट यू। काश तुम परीक्षा पास कर लिया होता। क्या बनाएंगे बाबू, आई विश भी यूज कर सकते हैं, यू हैड, परीक्षा पास करना, पास्ड द एग्जामिनेशन, है ना, इस तरीके से। काश मैं एक अभिनेता होता। क्या बनाएंगे, इफ आई हैड बीन एन एक्टर, बनेगा ऐसा। काश आप मेरे दोस्त होते। क्या बनाएंगे बाबू, काश आप मेरे दोस्त होते, आई विश यू हैड बीन माई चलिए नोट करते चलेंगे, नोट करते चलिए। काश वह मेरी पत्नी होती। क्या बनाएंगे, इफ सी हैड, बोलते चलिए, बिन माई वाइफ,
चलिए बनाते चलिए। बता दो। काश मैं एक डॉक्टर होता। क्या बनाएंगे? इफ आई हैड बीन ए डॉक्टर, है ना। काश मैं आपकी बात मान लिया होता। आई विश I had been obeyed you. चलिए, I wish I had been obeyed you। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेस फिनिश्ड। अब हम लोग बात करेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा मेरे बच्चे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, इस हेड नोट को शॉर्ट में आप हैडंट भी लिख सकते हैं, है ना। पिताजी वहाँ नहीं पहुँच चुके थे। पिताजी वहाँ नहीं पहुँच चुके थे। पिताजी का फादर, है ना। फादर हैड नॉट पहुँचना का रीच्ड। फादर सब्जेक्ट हमारे पिताजी, फिर हैड नॉट उसको हमने शॉर्ट में लिख दिया हैडंट, फिर V3 चाहिए पहुँचना का रीच्ड होता है, और वहाँ का देयर बन गया फादर हैडंट रीच्ड देयर। इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, है ना। वह अपनी पढ़ाई समाप्त नहीं कर चुकी थी। बनाइए बाबू, वह अपनी पढ़ाई समाप्त नहीं कर चुकी थी।
वे लोग आपको सूचित नहीं कर चुके थे। बनाएंगे राधा गीत नहीं गा चुकी थी। हम लोग गांव वालों को खाना नहीं खिला चुके थे। चलिए बाबू बनाएंगे। ऊपर से देख लेते हैं जरा। अरे वह अपनी पढ़ाई समाप्त नहीं कर चुकी थी, तो सी क्या हो जाएगा, हैडंट, है ना, समाप्त करने का, फिनिश्ड, सी हैडंट फिनिश्ड अपनी पढ़ाई, तो सी का क्या हो जाएगा बाबू पॉजेसिव केस, सी का हर स्टडी, सी हैडंट फिनिश्ड हर स्टडी। वे लोग आपको सूचित नहीं कर चुके थे, तो वे लोग का दे hadn't informed you। राधा गीत नहीं गा चुकी थी, राधा बनाते चाहिए, hadn't गाना का सिंग संग sang संग, राधा hadn't sung a song। हम लोग we hadn't गांव वालों को खाना नहीं खिला चुके थे, we hadn't fed the villagers। फीड मतलब खाना खिलाना होता है, तो फीड का भी थ्री फेड होता है। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, है ना। चलिए जल्दी से नोट करेंगे बच्चे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट नोट ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल, क्या आप दवाई ले चुके थे। क्या बनाएंगे बच्चे, हैड आपका इंग्लिश, यू लेना का, टेक का V3 टेकन, हैड यू टेकन मेडिसिन। क्या माँ खाना परोस
चुकी थी। क्या बनाएंगे? हैड मदर सर्व्ड फूड। सर्व्ड फूड, सर्व माने परोसना। क्या वे लोग आपको धमका चुके थे? Had they written you? चलिए बनते जा रहे हैं ना। देखिए हैड देना है तो वे लोग का इंग्लिश दे, धमकाना का थ्रेटन, और आपको का इंग्लिश यू। इस तरह से बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या वह पढ़ाई पूरा कर चुका था? क्या ममता दीदी चुनाव जीत चुकी थी? क्या मोदी का, ये सब जो मैं बात दे रहा हूं आप खुद बनाएंगे कॉपी पर लिख लिख कर, है ना। समाप्त हो चुका था? क्या बनाएंगे बच्चे? क्या हुआ पढ़ाई पूरा कर चुका था? तो हैड ही completed, had he completed study? Had ममता दीदी won the election? Had Modi finished had Modi's speech finished? एक तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि मोदी का भाषण समाप्त हो चुका था, या ऐसे भी बना सकते हैं हैड मोदी finished speech। इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये भी सही है। क्या भारत अमेरिका की मदद कर चुका था? क्या भारत
अमेरिका की मदद कर चुका था, बिल्कुल। हैड इंडिया हेल्प्ड बिल्कुल, अमेरिका की मदद करने के पहले भारत अमेरिका की मदद किया था, पिछले बार जब कोरोना का लहर आया था तो। क्लियर है? क्या हुआ? पढ़ाई पूरा कर चुका था, हैड ही कंप्लीटेड स्टडी। क्या ममता दी चुनाव जीत चुकी थी, हैड ममता दीदी वन द इलेक्शन। क्या मोदी का भाषण समाप्त हो चुका था, तो हैड मोदी स्पीच फिनिश्ड, या हैड मोदी फिनिश्ड स्पीच। क्या भारत अमेरिका की मदद कर चुका था, तो हैड इंडिया हेल्प्ड अमेरिका। क्लियर है? चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। WH इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इस तरीके से हम लोग सबसे पहले WH इंट्रोगेटिव वर्ड में WH इंट्रोगेटिव वर्ड डालते हैं, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, बीन, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। वह क्यों इंग्लैंड भाग चुका था। वाई क्यों है, तो वाई WH इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हैड, वह का इंग्लिश ही, वाई हैड ही रन ऑफ या रन अवे, रन ही होता है भीतरी, रन अवे अमेरिका, सॉरी वाई हैड ही रन अवे इंग्लैंड। तुम लोग जैसे ये इंग्लैंड हाल ही फिलहाल में सीरम इंस्टीट्यूट है, तो उसके जो मालिक हैं वो इंडिया में वैक्सीन बनवा रहे थे, लेकिन इतना ज्यादा नेताओं का प्रेशर पड़ा, कभी वो नेता धमकी दे, कभी वो नेता उनको धमकी देता था, अपने आप को असुरक्षित महसूस करने के बाद वो इंग्लैंड चला गया। हालांकि ऐसा नहीं कि उनका जो कोविशील्ड नामक जो वैक्सीन बन रहा है वो रुक गया, प्रोडक्शन तो चल ही रहा है, और लगभग 7 लाख रोज प्रोडक्शन होता है। इस तरह से अब ये जो प्रोडक्शन है, तो ये प्रोडक्शन चल रही है और कोशिश किया जा रहा है कि ये 10 लाख पे चला जाए। तो ये जो चीजें हैं, हालांकि सरकार भी उसको उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा दे रही थी। दूसरे लोगों को, कंगना रनावत को देखिए, उसको Z श्रेणी की सुरक्षा, जो देश को बचा रहा, लोगों की जान बचा रहा, उसको 22 श्रेणी की सुरक्षा। अब बेचारा वो इंग्लैंड चला गया, इससे देश की इमेज खराब होती है। तुम लोग, वह क्यों इंग्लैंड भाग चुका था,
वाई हैड ही रन अवे इंग्लैंड। तुम लोग मोबाइल कब खरीद चुके थे? Why had he, सॉरी तुम लोग है ना, तो why कब, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, कब है यहाँ पे, तो why कैसे, when हो जाएगा ना, when had you bought a mobile? आपकी माँ की मृत्यु कैसे हो गई थी, कैसे हो गई थी या हो चुकी थी, क्या बनाएंगे, कैसे, तो हाउ हैड योर मदर डाइड, सो ऑन। इसी तरह से आपको बनाते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। चलिए इसको नोट करेंगे, जल्दी से नोट करते चलिए। चलिए बन गया होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस तरह से ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए अपने आप में नाम ही क्लियर है, पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, यानी बीते हुए समय में कोई कार्य हम समाप्त करना चाहते थे, कंटिन्यूअस टेंस समाप्त नहीं हो पाया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको जरा समझिए, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इसको दो तरीके से आप समझते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि द टेंस विच डिनोट्स एन एक्शन हैपनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द पास्ट, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने क्या कहा, गौर से सुनेंगे कि द टेंस विच डिनोट्स एन एक्शन, द टेंस विच डिनोट्स एन एक्शन हैपनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द पास्ट, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। दूसरे तरीके समझेंगे कि इफ एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूइंग समटाइम्स इन द पास्ट, एंड वी वांट टू फिनिश दैट एक्शन। देखिए मैंने कहा कि अगर कोई काम हम पास्ट में बीते हुए समय में शुरू किए थे, कुछ दिन तक किए थे,
उसे समाप्त करना चाहते थे, बट वो समाप्त अगर नहीं हो पाया तो क्या वो कार्य अधूरा हम छोड़ देंगे? नहीं ना, तो उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पूरा करेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक समाप्त ना हो जाए। इसलिए इस टेंस का नाम पड़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। कहा जाता है कि वैसा टेंस, है ना, वैसा टेंस जो बीते हुए समय में लगातार लंबे समय से होते आ रहा था लेकिन समाप्त नहीं हुआ था, तो ऐसे कार्यों को दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल समझते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक रूल है जो हमें मदद करेगा बीते हुए समय में लगातार लंबे समय से होते आ रहे कार्यों को दर्शाने के लिए, है ना। देखिए द टेंस which denotes an action happening for a long time in the past, that is called past perfect continuous tense। आणि वैसा टेंस जो बीते हुए समय में लंबे समय से होते लंबे समय से लगातार होते आ रहे कार्यों को दर्शाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्लियर? वैसा टेंस जो बीते हुए समय में लंबे समय से लगातार होते आ रहे कार्यों को दर्शाएगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, है ना। अब इसका हम लोग सीखेंगे रूल टू ट्रांसलेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम। चलिए ध्यान से सीखेंगे, नोट करते चलेंगे। द टेंस विच डिनोट्स एन एक्शन हैपनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द पास्ट, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी वैसा टेंस जो बीते हुए समय में लंबे समय से लगातार होते आ रहे कार्यों को दर्शाएगा उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। रूल टू ट्रांसलेट।
क्या है भाई रूल टू ट्रांसलेट? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। ये है आपका स्ट्रक्चर। अब आया वहां फॉर या सिंस, तो फॉर इट इज यूज्ड फॉर सर, इट इज यूज्ड बिफोर सर्टेन टाइम। यानी आप कह सकते हैं कि फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। नहीं, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे आप कहेंगे 2 घंटे से, है ना, आप कहेंगे 2 दिनों से, आप कहेंगे 4 महीने से, आप कहेंगे 5 सालों से, है ना। तो इन सब का इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप? चूंकि अनिश्चित है, कह रहा है क्या कि फॉर या सिंस जब आ जाए तो इस पे ध्यान देना, अनिश्चित समय के पहले फॉर का प्रयोग। जैसे आप कहते हैं 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीने से, 5 सालों से, 10 सालों से, तो निश्चित बिंदु नहीं है ना कि कब से ये काम शुरू हुआ या कब से कुछ हुआ। ये निश्चित बिंदु होना चाहिए उस एक्शन का, उस कार्य का। इसमें कोई निश्चित बिंदु 2 घंटे से मैं इंतजार कर रहा था, 2 घंटे कब से, 7 बजे से कर रहे थे, 8 बजे से, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो वहां पे हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर ऐसे लिखेंगे 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 4 months, for 5 years। क्लियर? ये स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद समय दिया रहे तब फॉर या सिंस की चर्चा करना है। फॉर की चर्चा कैसे करना है वो आपको मैंने समझा दिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं सिंस की। It is used before uncertain time। सिंस का प्रयोग अनिश्चित समय के पहले किया जाता है। जैसे
अगर आप एग्जैक्ट समय बताएंगे कि 2 बजे से